जी कहिए, क्या कहना है? आधे घंटे के इंतजार के बाद वो आए थे और अब ऐसी सधी आवाज में शिष्टता के साथ पूछ रहे थे, जैसे वो कोई समस्या लेकर आई फरियादी हो। अब इनके नन्हे से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या कहे? कैसे कहे कि वैलेंटाइन डे का कार्ड देने और आई लव यू कहने आई थी? इस सविता की बच्ची ने कहाँ फंसा दिया? क्या जरूरत पड़ी थी उनसे ये कहने की कि जरूरी काम है? उसकी पलकें झुक गईं, कपोल आरक्त हो गए और शब्द अधरों में लटक गए। आपको जो कहना हो बेझिझक कहिए। अब हमें जीवन भर साथ रहना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इस प्रोत्साहन के बाद तो जरूरी लगने वाली बात कहना और जरूरी हो गया था। जी वो मेरी परीक्षाएं शादी के बाद पड़ी तो। ओह, ठीक है, मैं आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूंगा। और कोई समस्या? उफ, अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे बात कर रहा है जैसे पापा अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं। अब इनके लिए इस कुछ अधिक ही शिष्ट और औपचारिक वार्तालाप के बाद वहां रुकना असहाय हो गया। जी धन्यवाद, मैं चलती हूँ, नमस्ते। कहते हुए वो मुड़ गई और लगभग दौड़ते हुए अपनी सखियों के बीच जाकर ही दम लिया। घर लौटने के लिए ऑटो में लदने के बाद ठिठोली करती सखियों को यह छोटी सी कथित रोमांटिक मुलाकात उनके आग्रह पर शब्दतः सुनाई तो सबने सिर पीट लिया। रात भर इस बेचैनी में सो न सकी कि क्या शादी से पहले एक प्रेमी प्रेमिका की तरह बंधनों और मर्यादाओं में बंधे बेबस प्रेमी युगल की आतुर बातचीत और क्षणिक स्पर्श उसके नसीब में नहीं है क्या? जिसके बारे में सखियां, दीदियां और भाभियां बताती रही हैं कि उसमें एक वक्त ठहर जाता है और धरती अंतरिक्ष लगने लगती है। संयुक्त परिवार की सबसे छोटी संतान न बनी बचपन से बड़ी बहनों और दादी बाबा की आज्ञाकारी गुड़िया ही रही थी। उसे दुलार भी सबसे ज्यादा मिला था और कुछ गलत होने पर बचपनों के ताने भी। अपने से ज्यादा उसे दूसरों के दिमाग पर भरोसा होता था। हर काम पूछ कर करना और गलती होने से डरना उसकी आदत थी। पहली बार सखियों के कहने में आकर मन की आकुलता ने उसे समझा बुझाकर बिना किसी से पूछे अंबर से मिलने की पहल करने को मनाया था। पर कहीं उसने अंबर से शादी करने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं कर दी? पर हाँ ना करती तो करती भी क्या? पापा की क्या हालत हो गई थी। मांगलिक होने के कारण उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते पापा थक गए थे। एक बार जब शादी तय हुई तो लड़के वालों ने सगाई वाले दिन ही अपने यहाँ हुई एक मौत का दोष उसके नक्षत्रों को देकर शादी के लिए मना कर दिया। और पापा तनाव व निराशा में अपने दोस्त अंबर के आगे हाथ जोड़कर रो पड़े थे। अंबर अपने माता पिता के देहांत के बाद छोटी आय से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालते रहे थे। फिर शोध आरंभ कर दिया था, इसलिए अब तक शादी नहीं की। थे तो वे पापा से बहुत छोटे, पर पापा से उनका मानसिक स्तर इतना मिलता था कि मित्रता घनी थी। वे पहले तो स्वयं और अबनी की उम्र के 15 वर्ष के अंतर के कारण झिझके, पर अपने दोस्त की जिद के आगे झुक गए। जब अबनी के सामने ये प्रस्ताव आया तो वो हतप्रभ रह गई। पर जब दादी ने समझाया कि उम्र में अधिक अंतर होने पर पुरुष पत्नी को अत्यधिक प्यार करता है, तो उसने उन्हीं में अपने सपनों के राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। आखिर हर लड़की के कुंवारे मन की तरह अबनी के मन में पति के रूप में दीवानगी की हद तक जाने वाला प्रेमी और ये सब पाने की लालसा हर लालसा से बड़ी थी। पर शादी के बाद उसने अंबर में सपनों के राजकुमार जैसा कुछ ना पाया। हालांकि कमी किसी चीज की नहीं थी। घर का काम करने के लिए नौकर थे, वो कुछ भी खरीदने के लिए कहीं भी जाए अंबर कहीं मना नहीं करते थे, लेकिन ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे। सुबह उनके उठने से पहले ही मिलने वालों की पंक्ति लग जाती। रात भी देर तक वे लोगों की समस्याएं सुनते सुलझाते रहते। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उन्हें सब साधु कहते थे। पर अबनी के लिए इस साधु प्रकृति के पुरुष के साथ सामंजस्य बैठाना किसी परीक्षा से कम न था। उसके कोरे कुआरे मन में एक सपनीले प्यार को देने और पाने की जितनी पिपासा थी, अंबर में उतनी ही निर्लिप्तता। वो अल्हड़ किशोरावस्था की उन्मुक्त उन्मादों में जीवंतता थी, तो अंबर धीर गंभीर सांचे में ढली शालीनता और कर्तव्यनिष्ठ की प्रतिमूर्ति। वे जब उसके साथ होते भी तो भी मोबाइल सौत बना रहता। जब जब अपनी ने उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तब तब वे मोबाइल रखकर उसी शिष्ट स्वर और हाव भाव के साथ बोलते, कहो क्या चाहती हो। ऐसे में प्यार मोहब्बत के शब्द अबन के गले में ही अटक कर रह जाते। वो तरह तरह के व्यंजन बनाती, अनुपम श्रृंगार के साथ शयन कक्ष सजाती, हर समय इठलाती बतियाती, अंबर के आगे पीछे घूमती।
और तरह तरह से प्यार जताते हुए प्रशंसा के दो बोल सुनने को तरसती रहती। मगर अंबर में तो जैसे बस देने का ही भाव था। यहाँ तक कि सामीप्य के उन अंतरिम क्षणों में भी लगता है कि वो बस देने ही आए हैं। अबनी बेचैन रहती कि कभी तो अंबर खुद से कोई इच्छा जाहिर करें, कभी तो शरीर सुख देने की नहीं पाने की पिपासा और आकुलता के साथ उनके समीप आए, उसकी किसी बात पर खुश होकर उसे आलिंगन में यूं कस लें कि लगे वो उनका चाव है, आनंद है, सौभाग्य है। मायके गई और सखियों के साथ समस्या बांटी, उन्होंने कुछ समाधान कानों में फुसफुसाए। उस रात उनके शयन कक्ष में आने की आहट पाते ही वो करवट बदलकर दम साध कर लेट गई, तो वे चुपचाप सो गए। अगली रात उनके पड़े स्पर्श पर इठलाकर बोली कि आज मुझे नींद नहीं आ रही, तो वे सॉरी बोलकर सो गए। कुछ दिन यही क्रम चला तो अंबर ने इतने हल्के से दूरी बनाकर सोना शुरू कर दिया कि अबनी का तो दिलो दिमाग असमंजस का घर बन गया। ऐसा पति तो किसी सखी ने नहीं बताया था। कोई मनाता था तो कोई अधिकार जताता था और इसी बहाने आई लव यू कहने सुनने का अवसर मिल जाता था। लेकिन उसके छोटे से दिमाग के सामान्य ज्ञान के अनुसार ऐसा पुरुष तो हो ही नहीं सकता था जो शादी के मात्र कुछ महीनों बाद बगल में अस्त व्यस्त वस्त्रों में लेटी इतनी खूबसूरत पत्नी से यूं दूरी बनाकर सो सकता हो, वो भी इतने दिनों तक। कहीं अंबर उनसे नाराज तो नहीं? ये जानने के लिए एक दिन स्वयं ही नारी सुलभ सज्जा त्यागी तो पाया कि वे नाराज नहीं थे, बस उसे उनकी इच्छा के विरुद्ध तंग नहीं करना चाहते थे। उसके बाद ये नियम सा बन गया, वे तभी उनके करीब आते जब वो पहल करती, या उनसे प्यार का इजहार करवाने का ये दाव भी उल्टा पड़ चुका था। तभी एमए का परीक्षा फल आ गया और अंबर ने बिल्कुल पापा के अंदाज में पूछा, अब आगे क्या करना है? हे भगवान, स्नातकोत्तर के बाद अब क्या पढ़ाना चाहते हैं ये? क्या ये पढ़ाई अब पीछा नहीं छोड़ेगी? मनी मन सोचकर कुड़ गई अबनी। जब 2 दिन में तीसरी बार अंबर ने यही प्रश्न दोहराया तो फिर कुछ बोलना जरूरी हो गया। जी मैं कोई तकनीकी शिक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। वेरी गुड, बिल्कुल पापा के ही अंदाज में उत्तर मिल गया और इंटीरियर डिजाइनर के कोर्स में प्रवेश दिलवा दिया गया। बड़े ही सपाट ढंग से ये भी बता दिया गया कि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती बच्चों का दायित्व नहीं उठाया जाएगा। कॉलेज छोड़ने लेने जाने के लिए कार और ड्राइवर नियुक्त हो गए। चुलबुली अबनी के अंतस के पिंजड़े में बंद ख्वाहिशों को कॉलेज में जाकर नए पंख मिल गए। कई साथियों का एक समूह बना जिसमें लड़के और लड़कियां बराबर थे। कैंटीन में मस्ती, कभी कैफेटेरिया तो कभी शॉपिंग मॉल उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। जब वो अबनी के साथ चलने को कहते तो उसका मन तो बहुत होता, पर अंबर से पूछे बिना उसकी कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए हर बार उससे फ़ोन करके पूछती। वो कार्यालय में काम करते करते हर बार फ़ोन पर हाँ कह देते। भोली और बातूनी अबनी के दिल में वैसे भी कोई बात टिकती नहीं थी। एक बार हंसी हंसी में अपनी नई सहेलियों से अंबर की निर्लिप्तता का जिक्र किया तो उन्होंने बिल्कुल नया और नायाब नुस्खा सुझाया, उन्हें पुरुष मित्र की बातों से जलाने का। बस फिर क्या था, काम शुरू हो गया। सबसे हंसमुख साथी निदान का जिक्र रोज अंबर से किया जाने लगा। कॉलेज में जब उनका समूह हंसकर सेल्फी ले रहा होता तो वो जानबूझकर निदान से सटकर खड़ी होती। घर पर भी जब सबको बुलाया तो निदान को बेस्ट फ्रेंड कहकर अंबर से मिलाया। एक दिन निदान ने अपने घर पर गेट टुगेदर रखा। किसी के घर गेट टुगेदर के लिए जाने का अबनी के लिए पहला मौका था। वो अकेले रहता था। अबनी ने अंबर से फोन करके पूछा तो वो उसकी बात सुने बिना झल्ला गए कि बात बात पर पूछने की क्या जरूरत है, उनकी कोई जरूरी मीटिंग भी थी। निदान ने अपनी को उसके मनपसंद गीतों का संकलन एक पेन ड्राइव में देने को कहा था। वापसी में सब लोग निकलने लगे तो उसने अबनी को पेन ड्राइव ढूंढने के लिए रोक लिया और एकांत मिलते ही अबनी को बाहों में कस लिया। हतप्रभ अबनी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी होकर रोते रोते फिर अंबर को फोन किया। घर का रास्ता, वो कहाँ खड़ी है, उसे कुछ मालूम न था। अंबर उसका मोबाइल लोकेट करके उसे लेने पहुंचे तो वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती। अब इनके मुंह से शब्द कम निकल रहे थे और रुलाई और हिचकियां जाना। उफ, अब बस भी करो, हद होती है बेवकूफ़ी की। खैर छोड़ो, मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर के लिए अभी निकलना है, 2 दिन बाद लौटूंगा। अंबर ने पहली बार उसे झिड़क कर बात की थी। वो भी सहम गई। उसे लगा प्यार पाना तो दूर, अब तो उनका अच्छा व्यवहार भी उनसे छिन गया। उसकी तो जिंदगी ही बेकार होगी। वो आंगन ही में जमीन पे बैठ गई और वहीं बैठी रही। उसका गिलानी से आरक्त चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था। पलकों में जैसे बांध तोड़ने को आतुर सैलाब रखा था। शाम होने लगी थी। तभी अंबर के कोमल स्वर कान में पड़े, अंदर नहीं चलना है। अब ने के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आप तो
तुम्हारे आत्महत्या वाले शब्द कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें झिड़कने की गिलानी भी थी। दीनू काका ने फोन करके तुम्हारी हालत बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। कार वापस मुड़वा ली। सोचा मीटिंग तो सारी जिंदगी करता रहूंगा, और करता रहा हूं। पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, कहकर उसने अपनी बाहें फैला दी। अबनी ने चौंक कर अपनी आंखें अंबर की आंखों पर टिका दी। यह क्या कह दिया था उन्होंने? कहीं उसके कान तो नहीं बजने लगे? लगभग साल भर से उसकी हजार कोशिशों के बावजूद अंबर ने जो नहीं कहा था वो आज उसकी पलकों का सैलाब बांध तोड़ के बह चला। वो दौड़कर उनके सीने से लगकर सुबक पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे निदान के बारे में जो कुछ पहले भी कहा था वो आपको जलाकर आपका प्यार पाने के लिए। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए था बस। मैं बुद्धू हूँ मगर चरित्रहीन नहीं। अब उसकी बातें सुनकर अंबर को हंसी आ गई। वे उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोले, चुप हो जाओ बनी। तुमने वहां जाने से पहले मुझसे फोन करके पूछना तो चाहा था। तुमने सोच भी लिया कैसे कि मैं तुम्हें चरित्रहीन समझूंगा? इंसान की इतनी तो पहचान है मुझे, और तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? तभी दीनू काका ने दरवाजा खटखटाया और उनकी इजाजत लेकर कॉफी रख गए। अंबर ने उसके हाथ में कॉफी का मग देकर एक मग खुद उठा लिया। बोले, अबनी, तुम्हारी कौन सी चाह मैंने पूरी नहीं की जो तुम्हें ऐसा लगा? दोबारा वही सधी हुई आवाज। अंबर फिर अपने प्रशासनिक अधिकारी वाले खोल में आ गए थे। फिर से वही माहौल बन गया था। जो उसे फरियाद लेकर आया कोई छोटा अधिकारी होने का बोध कराता था, और उसके शब्द जबान का साथ छोड़ देते थे। लेकिन तभी उसे लगा कि आज अगर वो झिझक गई, लजा गई, तो ये अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आपने मेरी हर चाहत पूरी की, मगर मुश्किल तो यही है कि मुझसे कभी कुछ चाहा ही नहीं। जब कोई हम पर अधिकार समझता है, जब कोई हमारे सामीप्य से खुश और दूर जाने से दुखी होता है, हमारे छिनने के एहसास से डरता है, तब हम समझते हैं कि वो हमें प्यार करता है। प्यार वो है जो हमें किसी की नज़रों में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का एहसास कराता है। मैं आपके करीब आना चाहूँ तो आपसे कह सकती हूँ, मगर आपके मन में मेरे करीब आने की ललक हो, ये कहने की बात थोड़ी ही है। इसलिए मैं कितनी तरह से श्रृंगार करके, लेकिन कभी लगा नहीं कि मेरे रूप ने, प्यार ने, गुणों ने आपको मुग्ध किया है, सुकून दिया है। क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, आपके योग्य नहीं लगती? कहते हुए अबनी ने अपनी निश्चल निगाहें सीधी अंबर की आंखों पर टिका दी। तो उसका सामना जीवन के सबसे सुंदर सच से हुआ। जो काम जमाने के बताए कई आड़े तिरछे उपाय नहीं कर सके थे, वो दिल से कही गई सीधी सच्ची बातों ने कर दिया था। निष्प्रहता का आवरण पिघलाकर व्याकुलता और प्रेम के ढेर सारे कोमल भाव अंबर के चेहरे पर प्रकट हो गए थे। नहीं नहीं, अबनी ऐसा नहीं है, बल्कि अंबर ने एक आकुल उमंग के साथ उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अपनी बाहों का घेरा उसके गिर्द कस दिया। फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। अबनी, छोटी सी उम्र में जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारे पिताजी की मदद से ही मैं पढ़ा और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पाया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तुमसे विवाह किया तो दिल में केवल उन्हें तनाव मुक्त करने की बात थी, मगर जब तुम्हें अपने अप्रतिम रूप में भोग्या बनकर मेरे सामने आई तो मन ग्लानि से भर गया। उम्र के 15 वर्ष का अंतर मेरे मन को मथने लगा कि मैं तुम्हारी शिक्षा और विवाह का दायित्व लेकर भी तो तुम्हारे पिता को तनाव मुक्त कर सकता था। मैं तुम्हें छूता तो भी लगता कि अपराध कर रहा हूँ, और ना छूता तो भी। शायद इसलिए तुमने मेरे भीतर कभी वो पिपासा महसूस नहीं की जिसके कारण इंसान शरीर की हदों को पार कर मन तक पहुंच जाता है। शायद इसलिए मैं तुमसे भागता रहा, कभी तुम्हें समझने समझाने की कोशिश नहीं की। खुद की आत्मग्लानि कम करने के लिए तुम्हें हर खुशी देता रहा। तुम खुद को केवल भोग्या ना समझो, इसलिए तुम्हें पढ़ाने के पीछे पड़ा रहा। पर तुम क्या चाहती थी ये समझ कर भी नासमझ बना रहा। तुम तो नासमझ थी, लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी सतर्कता के नियम नहीं समझाए। मेरी पारखी नजरें समझ गई थी कि निदान कैसा व्यक्ति है, पर मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। जानता था कि तुम मुझे जलाने के लिए उसकी तारीफ करती हो और मेरे रोकने टोकने पर इसे मेरी ईर्ष्या समझकर खुश हो जाओगी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम भी मुझे माफ़ कर दो अपनी। मैं तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहता। मन की गांठ खुल चुकी थी। वो एक दूसरे के पावन स्पर्श की गुदगुदाहट से विभोर हो रहे थे। ये उनके मन की सुहागरात थी। पूनम का चांद कुछ देर झीने पर्दे से इस आत्ममुग्ध युगल को निहार कर बादलों में छिप गया।